यूं तो पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में एक तरफा वोटिंग की है, लेकिन राजनीतिक पंडितों की सबसे ज्यादा नजर अगर किसी एक राज्य पर लगी हुई थी तो वो था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी से सीधी सीधी लड़ाई लेने का एक अनूठा प्रयोग किया था और सबको यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर कितनी सफल होगी। 42 में से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 18 सीटें हासिल की है और इस जीत के हीरो हैं, इस जीत के शिल्पकार हैं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और उनकी पूरी की पूरी टीम। इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपकी इस सफलता पर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप लंबे समय तक अपने गृह राज्य से दूर रहे, 5 साल लगातार बंगाल के अंदर काम करते रहे। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आखिरकार कल जब मतगणना हो रही थी और कल जब परिणाम आ रहे थे तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि परीक्षा तो मैंने दे दी, अब रिजल्ट आने का समय है, मैं देखूं कितने नंबर आने वाले हैं? लग तो रहा था, पर मुझे कॉन्फिडेंस बहुत था और मुझे विश्वास था कि इस बार मैं निश्चित रूप से बंगाल में अच्छे परिणाम हमारे आएंगे। और मुझे गर्व है इस बात का कि अमित शाह जी ने जब 4.5 साल पहले मुझे कहा था कि बंगाल जाना है और वहाँ पार्टी का विस्तार करना है, तब मुझे थोड़ा सा चौंक जरूर गया था मैं। पर अमित जी का वो शब्द मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये मत समझना कि तुम अकेले प्रभारी हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वो शब्द बिल्कुल एक तरीके से अर्थ बनकर काम किया उन्होंने और पूरे समय मार्गदर्शन भी देते रहे और काम भी करते रहे। और आप मुझे कहते हुए गर्व है कि बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क बहुत कमज़ोर था, वो नेटवर्क हमने सशक्त किया इन 4.5 वर्षों के अंदर। और जो सबसे ज्यादा राजनीति में जरूरत होती है, सबसे पहले आपको अपने आप को आइडियोलॉजिकल स्ट्रांग करना पड़ता है, आपको अपने कैडर को स्ट्रांग करना पड़ता है, आपको अपने मैसेज को जनता तक पहुंचाना पड़ता है। 3 लेवल पर आपने वहां पर काम किया है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार 2014 में 4.5 साल पहले बंगाल ही क्यों सोचा गया था? क्यों लगा भारतीय जनता पार्टी को कि बंगाल में एक ऐसी जमीन है, बंगाल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए जमीन तैयार कर सकती है? क्योंकि वहां पर लंबे समय लेफ्ट का शासन था और लेफ्ट के शासन के वक्त लोग ये मानते थे कि धर्म तो अफीम की तरह है और इसी तरह की इसी आइडियोलॉजी के वोटर्स वहां पर थे। तो मैं समझना चाहता हूं कि आखिरकार ये ऑपरेशन वेस्ट बंगाल कब, कैसे और क्यों स्टार्ट हुआ? देखिए, अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बनने के बाद उनका पहला भाषण था, तब उन्होंने कहा था कि मैं उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करूंगा जहां पर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जनाधार। विशेषकर उन्होंने उल्लेख किया था पश्चिम बंगाल का और केरल का। और बाद में जब हम लोग महामंत्रियों की बैठक में बैठे, जब भी उन्होंने कहा कि ये 2 राज्य मेरे लिए चुनौती है और कैलाश जी ये राज्य मैं तुमको सौंपना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आपके आशीर्वाद से हम लोग वहाँ मिलकर काम करेंगे। और मुझे याद आता है कि ऐसा एक भी क्षण नहीं था जब अमित भाई को मैंने फ़ोन किया हो बंगाल के विषय में और उन्होंने समस्या का हल नहीं किया हो या कोई सही राय नहीं दी हो। वो हमेशा बंगाल को जैसे अपने बिल्कुल सीने से लगा के रखते थे, ऐसा मार्गदर्शन हमेशा दे रहे थे वो हमें। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आप बंगाल की धरती पर उतरे तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती बंगाल की धरती पर क्या थी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो थी वहाँ की हिंसक राजनीति और ममता जी का एरोगेंस, टीएमसी का विपक्ष को कुचलने की प्रवृत्ति। और ये बातें वहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर इतना भय था कि कार्यकर्ता बैठक तो कर लेते थे पर फील्ड में नहीं जाते थे, फील्ड में जाने से डरते थे। और आप तो मध्य प्रदेश के हैं और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कितनी पीसफुल राजनीति होती है। वहाँ अभी तक 102 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। आप समझ सकते हैं दीपक भाई कि मेरे जैसा इमोशनल आदमी जब कार्यकर्ता की शव यात्रा में जाता होगा तो क्या फील करता होगा। पर उसके बाद भी वहाँ कार्यकर्ता जीवटता से लगे रहे एक मिशन के लिए, इसलिए मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं का लोहा मानता हूँ और उनको प्रणाम भी करता हूँ। मैं आऊंगा इस पर कि हिंसक राजनीति का अब क्या होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक विकल्प के तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर पेश किया है और क्या ये हिंसक राजनीति कम होगी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, जो बीजेपी के क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि वहां पर बीजेपी ने जमीन
सिर्फ कम्युनली डिवाइड करके खड़ा की। मसलन दीदी की छवि को एंटी हिंदू पेंट किया, दीदी की छवि को एंटी हिंदू बनाया, और जो बदले में पोलराइजेशन हुआ, वैसे भी दीदी ने अपनी प्रो मुस्लिम इमेज एक तरह से पेंट करके रखी हुई थी, उस पर मैं आऊंगा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ पोलराइजेशन के चलते ही पश्चिम बंगाल में यह परिणाम आ पाए हैं? सिर्फ पोलराइजेशन नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जी का नेतृत्व है, नेतृत्व के प्रति विश्वास, नेतृत्व के द्वारा किए गए काम गरीब आदमी के घर तक वो पहुंचा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान, यदि गांव के अंदर 1000 मकान है और 100 मकान बन गए तो 900 लोगों के अंदर एक आशा बन जाती कि हमारे भी मकान बनेंगे। यदि गांव के अंदर 1000 मकान है और 200 मकानों के अंदर गैस का चूल्हा पहुंच गया तो 800 लोगों को एक आशा हो जाती कि हमारे यहाँ भी गैस का चूल्हा आएगा। प्रधानमंत्री जी सीधे गरीब को निःशुल्क दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की योजना का गरीब क्षेत्र में बहुत प्रभाव पड़ा। हालांकि उन सब योजनाओं का नाम दीदी ने बदल दिया, पर हम लोगों का काम यही था कि हम बताते थे कि दीदी जो अपने नाम से ये मकान बना रही है, ये वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने पैसा भेजा है। तो हमारे कार्यकर्ता ये बताते तो जनता को विश्वास हो गया कि प्रधानमंत्री जी वास्तव में गरीबों के लिए योजना बना रहे हैं, न सिर्फ योजना बना रहे हैं बल्कि उनके लिए काम भी कर रहे हैं, और बंगाल में भी कर रहे हैं। बंगाल में दीदी की सरकार है, उसके बाद भी कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव पड़ा और मोदी जी का बड़ा जादू है बंगाल के अंदर। आपने कहा मोदी जी का जादू है, लेकिन ममता की गलतियों को भी देखना होगा। जैसे हम कुछ एक टाइम पहले की बात करें तो ममता दीदी ने मुहर्रम के जुलूस के वक्त कहा था कि दुर्गा पूजा का जो प्रोसेशन है उसके टाइम को लिमिट कर दिया जाए। क्या ममता की इन गलतियों ने आपके लिए बेस बढ़ाने का रास्ता साफ किया? आप ममता का इसे हिस्टोरिकल ब्लंडर मानते हैं? देखिए, प्रदेश की जनता इस बात से दुखी है कि वहाँ घुसपैठिए आ रहे हैं। प्रदेश की जनता इस बात से दुखी है कि घुसपैठिए आकर उनका एनरोलमेंट हो जाता है, उनका कार्ड बन जाता है, उनको 2 रुपये किलो में चावल मिलने लगता है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगती है, उनको स्कूल मिल जाता है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जो एपीजमेंट की राजनीति है, जो वोट बैंक की राजनीति है, उसके कारण ममता जी ने ज़्यादा ध्यान अल्पसंख्यकों की तरफ दिया। क्योंकि 30% वोट हैं तो मदरसों की संख्या बढ़ी, मदरसे में काम करने वाले मौलवियों को सरकार के खजाने से पैसा मिलने लगा, मंदिरों को नहीं मिला तो लोगों ने आवाज़ उठाई। फिर जैसा आपने उदाहरण दिया कि मुहर्रम का जुलूस निकलना चाहिए पर दुर्गा विसर्जन आप रोक दीजिए, तो हाई कोर्ट से लोगों ने परमिशन लेके दुर्गा विसर्जन भी निकाली। फिर रामनवमी का जुलूस निकलता था, उसको परमिशन नहीं दी। फिर रामनवमी के जुलूस में जो हनुमान जी बनकर सोटा लेके बैठा था उसके ऊपर 25 आर्म्स का केस लगा दिया। तो ये जो सरकार की जो भूमिका थी कि भाई हनुमान जी सोटा लेके जाएंगे तो उनके ऊपर केस लग जाएगा, और मुहर्रम के जुलूस के अंदर कोई तलवार घुमाएगा तो उसके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा। तो ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया था, इसका कारण है, इसमें हमारी भूमिका कुछ नहीं है। ये रिएक्शन जनता की ओर से हुई है और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण। ममता दीदी के पार्टी के लोगों ने मुझे कई बार कहा इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि एक कैंपेन के दौरान जो लोग ममता दीदी की गाड़ी के आगे जय श्री राम बोलते हैं, इनको ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी वाले भेज देते हैं। तो क्या बीजेपी ने ममता दी के टेम्पर का भी उपयोग किया कि दीदी इस पर रिएक्ट करेंगी, चलो इनके पीछे 4 लोग भेज देते हैं और उसके बाद दीदी इनको गिरफ्तार करा लेंगी, एक मुद्दा बन जाएगा? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है और ममता जी जैसी एकदम मतलब उग्र स्वभाव वाली मुख्यमंत्री सड़क से निकलती तो आदमी यूं ही कांपने लगता है। तो हम कहाँ किसी को भेजेंगे। सामान्य रूप से वो निकल रही थी और गांव वालों ने जय जय श्री राम बोल दिया तो उन्होंने ले जाके बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो उसकी रिएक्शन हुई कि ममता जी जिधर से भी निकले तो जैसे उनकी गाड़ी निकल जाए और जोर से लोग चिल्लाते जय श्री राम तो पुलिस उनको पकड़ लेती। तो अब बंगाल के अंदर यदि जय श्री राम बोलने पर पुलिस पकड़ेगी, अगर एक को पकड़ेगी किसी गाँव के, तो गाँव में रिएक्शन होगी। तो अब ये जो उनकी जो पॉलिसी है, ये जो उनके अपीजमेंट की पॉलिसी है कि एक को खुश करने के लिए दूसरे को हम पनिश कर दें, तो मैं समझता हूँ इस अपीजमेंट की जो पॉलिसी के कारण उनका नुकसान हुआ है।
मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि अगर मैं वोट के प्रतिशत देखूं तो उसमें यह साफ साफ है कि आपने जिन वोटों को तोड़ा है मोटे तौर पर वो वोट किसी जमाने में वाम दलों को जाते थे, लेफ्ट को जाते थे। मैं इसको बड़ा आइडियोलॉजिकल बहुत बड़ा शिफ्ट मानूंगा कि आपने नदी के दोनों किनारों को जोड़ दिया है। लेफ्ट को जो लोग वोट करते थे उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करवाना, यानी जिस धर्म को आदमी अफीम समझता था उसी अफीम को उसको खिलाना। ये मैं उनके सेइंग से बोल रहा हूं जो प्रीच करते हैं लेफ्ट की आइडियोलॉजी वाले लोग। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कितना बड़ा मुश्किल काम था ये उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन पर दबवाना और वोट करवाना। आपने प्रश्न बहुत सटीक किया है और ये बात सही है कि वहाँ पर वोट को यदि आप देखेंगे तो हमारा वोट बड़ा है पर टीएमसी का वोट कम नहीं हुआ है। उन्होंने 3% बढ़ाया है। नहीं है, बल्कि उनका भी 1-2% वोट बढ़ा है। हाँ, उनका बढ़ा है वोट, तो उनका बढ़ा है इसका मतलब है कि उनको भी कोई वोट मिला है और हमें भी कोई वोट मिला है। तो बंगाल के अंदर जो वोट है इस बार ये कोई नहीं कह सकता कि हमको टीएमसी का मिला कि कांग्रेस का मिला कि वामपंथ का मिला। हमें वोट वो मिला है जो बंगाल के अंदर विकास चाहता है, जो बंगाल के अंदर हिंसा के खिलाफ मतदान करता है, जो बंगाल के अंदर एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहता है, जो बंगाल के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहता है, जो बंगाल के अंदर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना चाहता है, जो बंगाल के अंदर शांति चाहता है, क्योंकि 3 दशक से वहाँ पर हिंसा की राजनीति हो रही है। इसलिए वो टीएमसी का वोट है, कांग्रेस का वोट है, वामपंथी वोट है, ये अभी मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, हमें वोट मिला है। हो सकता है वो वामपंथी भी हो सकता है वो टीएमसी का वोट भी वो वोट हो जो शांति चाहता हो, जो डेवलपमेंट चाहता है, और हो सकता है वो कांग्रेस का भी वोट हो। बहुत तकनीकी तरीके से आपने जवाब को घुमाया कैलाश भाई, लेकिन आपने पीपल्स डेमोक्रेसी में बुद्धदेव भट्टाचार्य के उस आर्टिकल को भी पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने चिंता जताई कि वाम दलों से जुड़े हुए लोग जो 30-40 साल से वाम दलों से जुड़े हुए थे वो बीजेपी के कैडर में जा रहे हैं। तो ये शिफ्ट आपने कैसे कराया? और आपको नहीं लगता ये वही लोग थे जो गांव के अंदर किसी जमाने में हिंसा करते थे, जिनके हाथ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता था? तो आप वहां की राजनीति को कैसे साफ करेंगे जब उसी कैडर को, तृणमूल के उसी कैडर को, वाम दलों के उसी कैडर को आप गांव के लेवल पर, तालुका के लेवल पर बीजेपी में शामिल करा रहे हैं? देखिए दीपक जी, ये बहुत आसान काम है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि वहाँ पर जाति की राजनीति चलती थी, वहाँ पर जिस प्रकार की अराजकता थी, और जैसे योगी जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो गुंडे हैं या तो गोली खाओ या प्रदेश छोड़ो। तो सरकार, अगर सरकार चलाना आता है आपको, तो कोई भी व्यक्ति उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आपको डायरेक्शन सही होना चाहिए आपका, तो ठीक हो जाता है काम। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि कोई व्यक्ति यदि गलत है और हमारी पार्टी में आ गया तो उसको ठीक नहीं हो तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत आसान होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आखिरी 2 सवाल। प्रधानमंत्री जी ने एक रैली में कहा था, दीदी आपके 40 विधायक मेरे संपर्क में हैं। तो अब चुनाव परिणाम आ चुका है, क्या वाकई में ऑपरेशन वेस्ट बंगाल कैलाश विजयवर्गीय करने वाले हैं? क्योंकि इस राजनीति के भी आप माहिर खिलाड़ी हैं। दीपक जी, मैं माहिर तो नहीं हूँ, पर मैं वहाँ की आपको पॉलिटिकल सिचुएशन जरूर समझाना चाहूँगा कि ममता जी का स्वभाव आप भी जानते हैं, सारा देश जानता है। वो बहुत ही तानाशाह स्वभाव की महिला हैं, और इसलिए उनकी तानाशाही सिर्फ नौकरशाही पे चलती हो, सिर्फ जनता पे चलती हो, विद इन पार्टी भी उनकी तानाशाही है। तो विद इन पार्टी भी उनके खिलाफ बहुत नाराजगी है, पर उनका भय इतना है कि लोग बोल नहीं पाते हैं। और अब तो जिस प्रकार वो अपने भतीजे को आगे कर रही है और सीनियर लीडर्स को पीछे कर रही हैं, तो सीनियर लीडर्स भी बहुत नाराज है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि उनकी सरकार गिर जाएगी और हम उनको बुला लेंगे और हम सरकार बना लेंगे, पर हाँ, इस सरकार की लाइफ मुझे बहुत लंबी दिखाई नहीं देती।
और ये 21 तक चलने वाली कोई सरकार नहीं दिखती मुझे, क्योंकि विद इन पार्टी बहुत आक्रोश है वहाँ पर। अब राजनीति के अंदर आप सामने वाले की कमजोरी का किस प्रकार फ़ायदा उठाएं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी कोई ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई सरकार गिरा देंगे, और ये भी नहीं कहूँगा कि सरकार लंबे समय तक चलेगी, पर हाँ, देखना आगे आगे होता है क्या। तो आपके कितने विधायक संपर्क में? प्रधानमंत्री जी ने तो 40 कहा था, मेरे ख्याल से 18 सीट देखने के बाद ये नंबर्स बढ़े होंगे। कई टेलीफोन कॉल शायद आपके पास आए होंगे, मैं तो गेस ही कर सकता हूं। हाँ, शायद आपको 2-4-5 दिन में कुछ जानकारी मिल भी जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो मतलब कुछ लोग तृणमूल से अब बीजेपी में आने वाले हैं, कुछ टूट फूट होने वाली है, हम मान के चले? हाँ, आएंगे ही। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व पे बहुत लोगों को विश्वास है, तो लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास हो और ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हमारे प्रदेश में ख़त्म हो। तो लोग चाहते हैं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करें। आखिरी सवाल, कितने विधायक? प्रधानमंत्री जी ने 40 कहा, आप कितने कहेंगे? नहीं, मुझे अभी एकदम संख्या नहीं बता सकता, पर हाँ, एक बड़ी संख्या में लोग नाराज हैं। अब हमसे संपर्क जरूर करते हैं, पर पार्टी में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, अब ये जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले ले उसके बाद फिर हम लोग जाकर चर्चा करेंगे। चलिए कैलाश जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भी आपका लंबे वक्त से अब इंतजार कर रहा है।